अगर मैं आपसे पूछूं कि आज इंडियन पॉलिटिकल स्फीयर में ऐसा कौन सा नेता है जो नरेंद्र मोदी का भी दोस्त है और राहुल गांधी का भी, जो ममता बनर्जी को अपनी दीदी मानता है और के स्टालिन, अरविंद केजरीवाल, कैप्टन अमरिंदर सिंह और सोनिया गांधी जैसे लीडर्स के साथ बहुत बड़े लेवल पर काम कर चुका है, तो आप शायद मेरे इस सवाल पर यकीन नहीं करेंगे, लेकिन हमारे देश के राजनीतिक गलियारों में एक ऐसा नेता है जो वक्त वक्त पर इन सभी पॉलिटिकल लीडर्स का एडवाइजर बनकर इनकी इलेक्शन जीतने में मदद कर चुका है। मैं बात कर रहा हूं प्रशांत किशोर की, जो अब तक एक इलेक्शन स्ट्रैटेजिस्ट के रूप में कई इंडियन इलेक्शंस में हिस्सा ले चुके हैं। एक इलेक्शन स्ट्रैटेजिस्ट का काम होता है डेटा का इस्तेमाल करके ये प्लान करना कि इस बार उनके नेता को किस तरह लोगों के सामने लाया जाए, किस तरह के मुद्दे उठाए जाएं और किन मुद्दों पर वोट्स मांगी जाएं। जो व्यक्ति इस सब प्लानिंग को सबसे बेहतर ढंग से कर पाता है उसी को इलेक्शन स्ट्रैटेजिस्ट कहते हैं, और इत्तेफाक से प्रशांत किशोर देश के सबसे अच्छे इलेक्शन स्ट्रैटेजिस्ट माने जाते हैं, जिन्होंने 2014 में नरेंद्र मोदी को लोकसभा चुनाव जीतने में मदद करी थी। तो आज के इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि आखिर प्रशांत किशोर एक इलेक्शन स्ट्रैटेजिस्ट बने कैसे, और फिर कैसे नरेंद्र मोदी ने उन्हें अपने साथ काम करने के लिए अमेरिका से बुलाया, कैसे उन्होंने 2014 इलेक्शंस में मोदी के नाम को घर घर पहुंचाया, और फिर कैसे उनको एक वक्त पर मोदी से अपना रास्ता अलग करना पड़ा, और कैसे आज प्रशांत किशोर बिहार के ग्राउंड पर जाकर बिहार की फ्यूचर पॉलिटिकल डेस्टिनी को बदलने की तरफ मेहनत से काम कर रहे हैं। तो आइए लेट्स अनवील द स्टोरी ऑफ द मास्टरमाइंड ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स, प्रशांत किशोर। ये कहानी शुरू होती है बिहार के बक्सर जिले से, जहां बड़े होते हुए प्रशांत किशोर पढ़ाई में कम और दूसरी चीजों में ज्यादा ध्यान देते थे। प्रशांत के पिता डॉक्टर थे और वो शुरू से ही प्रशांत पर पढ़ाई के लिए खासा जोर देते थे। तेज दिमाग था, इसलिए कम पढ़ाई में भी अच्छे मार्क्स ले आते थे। मैथ्स इनकी बचपन से ही बड़ी मजबूत थी और यही सब्जेक्ट इन्हें सबसे ज़्यादा पसंद भी था। नंबर्स का जोड़ घटाव करना इन्होंने अपनी ज़िंदगी के अर्ली ईयर्स में ही सीख लिया था और यही आगे चलकर इनके काम भी आने वाला था। 12th के एग्जाम्स दिए तो मैथ्स का रिजल्ट ऐसा आया कि सब देखते रह गए। 150 में से 148 मार्क्स लाकर प्रशांत ने खुद को और दूसरों को ये साफ दिखा दिया था कि इनकी मैथ्स में अंडरस्टैंडिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। यहाँ पर इनके पिता ने इन्हें वही ट्रेडिशनल रूट ऑफ एजुकेशन फॉलो करने को कहा जो आमतौर पर हर इंडियन स्टूडेंट को कहा जाता है कि जेईई देकर इंजीनियरिंग करो और फिर सिविल सर्विसेज का एग्जाम निकालकर सिविल सर्विसेज ज्वाइन करो। प्रशांत के ऊपर प्रेशर तो था, लेकिन वो प्रेशर को डिफ्लेक्ट करना भी बखूबी जानते थे। उन्होंने तय करा कि वो इंजीनियरिंग ना करके दिल्ली यूनिवर्सिटी जाकर स्टैटिस्टिक्स की पढ़ाई करेंगे। इससे उनका कोर्स थोड़ा आसान भी होगा और साथ ही वो दिल्ली जाकर एक नई दुनिया देख सकेंगे। फिर प्रशांत किशोर दिल्ली आए, यूनिवर्सिटी में एडमिशन भी लिया, लेकिन फिर कुछ ही वक्त में जब उनकी तबीयत खराब हुई और उनका यहाँ इंटरेस्ट भी कहीं गायब होने लगा, तो यूनिवर्सिटी की पढ़ाई बीच में ही छोड़कर वापस बिहार चले गए। बिहार आकर अगले 3 साल तक प्रशांत ने अपनी पढ़ाई में गैप ले लिया। इस वक्त को प्रशांत याद करते हुए बताते हैं कि ये उनकी जिंदगी का एक बड़ा ही कठिन दौर था, जहाँ उनका अक्सर अपने पिता के साथ मतभेद होता रहता था, और वजह थी उनकी ग्रेजुएशन, जिसे वो छोड़कर आ गए थे। अपने पिता के कई बार कहने पर 3 साल के गैप के बाद प्रशांत फिर से ग्रेजुएशन करने का फैसला करते हैं और इस बार लखनऊ जाते हैं। लखनऊ से अपनी ग्रेजुएशन पूरी करने के बाद उन्होंने एक बार फिर 2 साल का गैप लिया और इन 2 सालों के बाद वो हैदराबाद गए, जहाँ से उन्होंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन करी। ये तो थी उनकी स्टूडेंट लाइफ, लेकिन अब उनका प्रोफेशनल जीवन शुरू होने वाला था, जो कि इस कहानी को अब और भी इंटरेस्टिंग बनाएगा। पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद प्रशांत किशोर यूनाइटेड नेशंस की इंडियन विंग में जॉब पाते हैं और यूनाइटेड नेशंस को ज्वाइन कर लेते हैं। यहाँ जॉब पाकर यंग प्रशांत किशोर को जब मौका मिला कि वो बिहार जाकर पोलियो वैक्सीन के प्रोग्राम को ओवरलुक करें और वहाँ के ऑपरेशंस को मैनेज करें, तो प्रशांत किशोर ने झट से हाँ कह दिया और एक बार फिर बिहार आ गए। हम मिस्टर किशोर की कहानी में आगे भी कई बार देखेंगे कि इनका बिहार से जाने का और वापस बिहार लौट कर आने का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। बिहार आकर उन्होंने यूनाइटेड नेशंस के पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम में काम करा, जहां इनकी मुलाकात इनकी फ्यूचर वाइफ जानवी दास से भी हुई, जो कि एक डॉक्टर थी और वहां मेडिकल प्रोग्राम में हिस्सा लेने आई थी। स्ट्रैटेजी और मैनेजमेंट में प्रशांत बहुत अच्छे थे, इसलिए सिर्फ 2 साल तक उनके बिहार में किए गए काम से उनके सीनियर्स इतने इम्प्रेस हुए कि उन्हें यूनाइटेड नेशंस के दिल्ली ऑफिस में काम करने के लिए बुला लिया। ये यूनाइटेड नेशंस का इंडिया कंट्री ऑफिस था और यहाँ आना किसी के भी लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। यहाँ पर भी अच्छा काम किया तो इनकी अगली पोस्टिंग हुई यूनाइटेड नेशंस हेडक्वार्टर्स में। यूएन हेडक्वार्टर्स में काम करने के लिए प्रशांत अपने परिवार सहित अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर जाकर रहने लगे। यहाँ आकर प्रशांत किशोर की जिंदगी में पूरी तरह से स्टेबिलिटी आ गई थी। यहाँ उनकी फैमिली थी, वो अच्छे पैसे कमा रहे थे और साथ ही यूएन में एक डिप्लोमेट भी बन गए थे। एक आम नौजवान को भला इससे ज्यादा और क्या ही चाहिए होगा, लेकिन प्रशांत किशोर का काम करने का तरीका कुछ अलग था। यूएसए में रहते हुए प्रशांत को फील होना शुरू हुआ कि उनकी ऑफिस जॉब अब उन्हें ज़्यादा एक्साइट नहीं कर रही और वो सेम जॉब से बोर होने लगे हैं।
इसीलिए उन्होंने अपने सीनियर्स को कहा कि वो एक फील्ड जॉब करना चाहते हैं जहां वो ग्राउंड पर जाकर स्ट्रैटेजी और एग्जीक्यूशन पर काम कर सकें। इसी के चलते फिर उनकी डेस्क तक एक ऑफर पहुंचा। अब उन्हें अफ्रीका की एक वेस्टर्न कंट्री में जाना था और वहां ग्राउंड पर काम करना था। प्रशांत किशोर ने इस अपॉर्चुनिटी को भी हाँ कहा और अफ्रीका पहुंच गए। कुछ वक्त यहाँ काम करा और जब ये काम भी पूरा हो गया तब इन्होंने अपने भारत देश की गुजरात स्टेट पर मैल न्यूट्रिशन से जुड़ा एक रिसर्च पेपर लिखा। इस रिसर्च पेपर में इंडिया की सबसे डेवलप्ड स्टेट्स का क्रिटिसिज्म लिखा हुआ था कि किस तरह देश की सबसे डेवलप्ड स्टेट्स में भी मैल न्यूट्रिशन कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। जब प्रशांत का ये पेपर पब्लिश हुआ तो स्वाभाविक सी बात थी कि गुजरात के कुछ लोगों ने भी ये पेपर पढ़ा और यहीं पर प्रशांत किशोर की लाइफ स्टोरी का सबसे बड़ा ट्विस्ट आने वाला था। इनका लिखा हुआ ये पेपर उस वक्त के गुजरात के चीफ मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पढ़ते हैं और जिस तरह से ये पेपर लिखा हुआ था उससे प्रभावित होकर इस रिसर्च पेपर के राइटर की खोज करते हैं। यहीं से नरेंद्र मोदी और प्रशांत किशोर के बीच की बातचीत की शुरुआत होती है। मोदी प्रशांत किशोर से कहते हैं कि भाई अगर आप वाकई में बदलाव लाने की सोच रखते हैं तो शिकायत क्यों करते हो, मैं आपको गुजरात में आकर काम करने के लिए इन्वाइट करता हूँ, आप आइए और गुजरात में आकर ग्राउंड पर काम कीजिए। यहीं पर प्रशांत किशोर जो अब तक एक वेल सेटल जिंदगी जी रहे थे, यूएन के डिप्लोमैट बन गए थे, वो अपनी जिंदगी की सबसे लंबी लीप ऑफ फेथ लेने वाले थे। यहाँ उनके पास दो चॉइसेस थी, या तो वो यूएन में रहकर ही अपनी वेल सेटल जिंदगी को एंजॉय कर सकते थे और आने वाले वक्त को अमेरिका में गुजार सकते थे, या फिर वापस भारत आकर भारत की ग्रोथ में कंट्रीब्यूट कर सकते थे। और अब जब उन्हें एक स्टेट के चीफ मिनिस्टर की तरफ से काम करने का इन्विटेशन आया तो प्रशांत किशोर ने अपने देश को चुना और अपनी नौकरी छोड़कर गुजरात आ गए। ये साल 2011 की बात है जब नरेंद्र मोदी पहली बार प्रशांत किशोर से मिले और धीरे धीरे दोनों ने फ्यूचर पॉलिसीज और इलेक्टोरल पॉलिटिक्स को डिस्कस करना शुरू करा। अगले ही साल 2012 में गुजरात इलेक्शंस होने वाले थे, तो सबसे पहले प्रशांत किशोर ने इसी प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू करा। प्रशांत ने मोदी की कई तरह से मदद करी। सबसे पहले तो उन्होंने मोदी को सोशल मीडिया की रीच का पोटेंशियल समझाया और उन्हें फेसबुक और यूट्यूब को यूज करके अपनी बात आगे रखने की सलाह दी। साथ ही नरेंद्र मोदी की कुछ स्पीचेस भी ड्राफ्ट करने का काम करा। जब इन स्पीचेस में सीएम मोदी को पोटेंशियल और मटेरियल दिखा तो वो बड़े इंप्रेस हुए और उन्होंने प्रशांत को अपनी स्पीच ड्राफ्टिंग टीम में जोड़ लिया। ऐसा कर करके प्रशांत ने नरेंद्र मोदी से रिस्पेक्ट और ट्रस्ट जीतनी शुरू करी और कुछ ही समय की बात थी कि दोनों की अंडरस्टैंडिंग इतनी बढ़ गई कि 2012 के गुजरात इलेक्शंस के लिए प्रशांत किशोर नरेंद्र मोदी के लिए ऑफिशियली एक इलेक्शन स्ट्रैटेजिस्ट बन गए। प्रशांत किशोर यहाँ से अपनी जिंदगी का एक नया चैप्टर शुरू करने वाले थे, इलेक्शन स्ट्रैटेजिस्ट। ये टैग प्रशांत किशोर के नाम से हमेशा के लिए जुड़ने वाला था। ये रोल पॉलिटिकल पार्टीज में इसके पहले नॉन एग्जिस्टेंट था और अब जो इलेक्शंस में होने वाला था ऐसा इंडियन पॉलिटिक्स में पहले कभी नहीं देखा गया था। प्रशांत किशोर का पॉलिटिकल जगत में आगाज इतनी तेज होने वाला था कि आज एक दशक बाद इन्हें भारतीय पॉलिटिक्स का चाणक्य भी कहा जाता है। ये गुजरात इलेक्शंस ऐसे पहले इलेक्शंस थे जिनमें प्रशांत किशोर ने इलेक्शन स्ट्रैटेजिस्ट की भूमिका निभाई और नरेंद्र मोदी को एक बार फिर गुजरात का चीफ मिनिस्टर बनाने में मदद करी। प्रशांत के इनोवेटिव आइडियाज और प्लान से इंप्रेस होकर मोदी ने 2014 लोकसभा इलेक्शंस के लिए इन्हें अपनी टीम में जोड़ लिया। अब मिशन था नरेंद्र मोदी को देश का प्रधानमंत्री बनवाना और इसके लिए जरूरत थी कि अब तक जहां वो गुजरात के लीडर के तौर पर जाने जाते थे, अब उनका लोगों के सामने ऐसा प्रोजेक्शन होना था कि देश भर से लोग उन्हें एक नेशनल लीडर के तौर पर देखने लगे। ये कैंपेन कई महीने चला और इसमें प्रशांत ने कई तरीकों से कंट्रीब्यूट करा। 2012 तक मीडिया में नरेंद्र मोदी की छवि भी बहुत खराब थी और कोई भी उन्हें इंटरव्यूज नहीं देना चाहता था। इस प्रॉब्लम को टैकल करने में भी प्रशांत ने उनकी मदद करी और ऐसी स्ट्रैटेजी बनाई कि देश भर से नरेंद्र मोदी को एक्सेप्टेंस मिलनी शुरू हो गई। सबसे पहले तो उन्होंने सोशल मीडिया के इस्तेमाल को और बढ़ चढ़कर यूज करने की सलाह दी, जिसके बाद ही नरेंद्र मोदी के यूट्यूब और फेसबुक पर वीकली अपलोड शुरू हुए, जहां उनकी स्पीचेस अब डायरेक्टली यूट्यूब के जरिए लोगों तक पहुंच रही थी। इसके साथ ही 2013 में प्रशांत किशोर ने अपने दूसरे को फाउंडर्स के साथ मिलकर सिटीजन्स फॉर अकाउंटेबल गवर्नेंस की शुरुआत करी, जिसमें कि एक आम आदमी भी आगे आकर पॉलिटिक्स में हिस्सा ले सकता था और इससे पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन बढ़ने लगी। इसी के साथ कई इनोवेटिव कैंपेन्स किए गए ताकि नरेंद्र मोदी को देश भर में प्रमोट करा जा सके, जैसे कि चाय पे चर्चा, 3D हॉलोग्राम रैलीज और रन फॉर यूनिटी। 2014 में लोकसभा चुनाव होते हैं, बीजेपी को बड़ी जीत मिलती है और नरेंद्र मोदी देश के प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। इसी के साथ प्रशांत किशोर अपने मिशन में सक्सेसफुल साबित हुए और उनका ये सबसे बड़ा प्रोजेक्ट अब फिनिश हुआ। इलेक्शन रिजल्ट्स के कुछ ही महीनों बाद प्रशांत किशोर नरेंद्र मोदी के कैंप से थोड़ी दूरी बना लेते हैं और अपने अगले प्रोजेक्ट की तरफ बढ़ चलते हैं। यहाँ उनकी सेपरेशन की वजह उन्होंने ये बताई कि इलेक्शन के पहले प्रशांत किशोर ने भारतीय ब्यूरोक्रेसी में लेटरल एंट्री लाने की बात करी थी और मोदी जी ने इस बात से एग्री भी किया था, लेकिन पीएम बनने के तुरंत बाद
क्योंकि कई सारे प्रोजेक्ट्स पर काम हो रहा था, तो लेटरल एंट्री के मुद्दे पर पीएम मोदी थोड़े हेजिटेंट दिखे और इसी बात को संकेत समझ प्रशांत किशोर ने तय करा कि अब उन्हें अपने अगले प्रोजेक्ट की तरफ रुख कर लेना चाहिए। 2014 के नवंबर महीने में फिर प्रशांत किशोर नीतीश कुमार से मिलते हैं और यहाँ पहली मुलाकात से ही दोनों की अंडरस्टैंडिंग सही बैठ जाती है, जहाँ से फिर नीतीश कुमार प्रशांत को अपने कैंप में आने के लिए इनवाइट करते हैं और फिर यहीं से प्रशांत एक बार फिर अपना रुख बिहार की तरफ करते हैं और 2015 के बिहार इलेक्शंस में नीतीश कुमार के लिए इलेक्शन स्ट्रैटेजिस्ट बनने का काम करते हैं। प्रशांत किशोर की ग्राउंड की समझ और इलेक्शंस की समझ इतनी ज़्यादा थी कि उन्होंने नीतीश कुमार को ये इलेक्शन जीतने में मदद करी और फिर नीतीश कुमार ने सीएम बनने के बाद प्रशांत किशोर को एडवाइजर फॉर प्लानिंग एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन बना दिया। इस पोजीशन पर आकर अब प्रशांत किशोर पहली बार किसी सरकार में रहकर काम कर रहे थे। यहाँ रहकर उन्होंने बिहार की राजनीति को और गहरे ढंग से समझा। उनको समझ आया कि कैसे एक आइडिया और इम्प्लीमेंटेशन के बीच कई लेयर्स होती हैं और कोई भी पॉलिसी डिसीजन लेने पर कितने डाइवर्स तरह के रिस्पॉन्स लोगों से मिलते हैं। अगले 2 सालों तक बिहार में ही काम करा और फिर वो अपने अगले इलेक्शन स्ट्रैटेजी के प्रोजेक्ट पर चले गए। अगले कुछ सालों में कैप्टन अमरिंदर सिंह, जगन मोहन रेड्डी, अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी और एमके स्टालिन के साथ प्रशांत किशोर ने एक इलेक्शन स्ट्रैटेजिस्ट के रूप में काम करा और इन सभी पॉलिटिशियंस को इनके स्टेट इलेक्शंस में जीत दिलाने में मदद करी। इन सभी प्रोजेक्ट से प्रशांत ने करोड़ों रुपयों की संपत्ति कमा ली थी और अब वो अपनी जिंदगी के अगले चैप्टर में जाना चाहते थे। 2021 के तमिलनाडु इलेक्शंस के बाद प्रशांत किशोर ने ये अनाउंस करा कि अब वो एक इलेक्शन स्ट्रैटेजिस्ट का काम क्विट कर रहे हैं। 2011 से 2021 तक प्रशांत किशोर इंडिया में रहे, अलग अलग स्टेट्स में पॉलिटिक्स की हाईएस्ट लेवल पर ऑपरेशंस देखे, जगह जगह जाकर लोगों की समस्याएं सुनी और उन्हें समझने की कोशिश करी। जब वो पॉलिटिशियंस की इलेक्शंस जीतने में मदद करते थे तो वो पाते थे कि जितना काम इलेक्शन के वक्त होता है, वही नेता जिसे उन्होंने जिताने में मदद करी है वो बाद में कंप्लेसेंट हो जाता है और ग्राउंड पर ज़्यादा कोई बदलाव नहीं आता। और इलेक्शंस में अक्सर नेता तो जीत जाता है, लेकिन इस सब के बीच हार जाती है जनता, जहाँ साल दर साल उन्हें सिर्फ झूठे वादे मिलते हैं। और ये समस्या प्रशांत किशोर की होम स्टेट बिहार में तो और ज़्यादा गंभीर है। बिहार आज देश का सबसे पिछड़ा राज्य माना जाता है। बिहार आज डेवलपमेंट के मैट्रिक्स पर सबसे पिछड़ा राज्य है और पिछले कितने ही दशकों से यहाँ के नेताओं ने यहाँ की पब्लिक को लूट कर अपनी जेबें भरी हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर के मायनों में यहाँ कोई काम नहीं हुआ है। जब प्रशांत किशोर को ये प्रॉब्लम बिल्कुल करीब से दिखी तो उन्होंने तय करा कि वो खुद ही इसका जिम्मा उठाएंगे और अपनी आगे की पूरी जिंदगी बिहार को आगे बढ़ाने की तरफ डेडिकेट कर देंगे। यहीं से इन्होंने जन स्वराज की शुरुआत करी, जो आगे चलकर बिहार की एक पॉलिटिकल पार्टी बनेगी। अभी प्रशांत किशोर बिहार की पदयात्रा पर हैं, जहां वो गांव-गांव जाकर अपना मैसेज लोगों तक पहुंचा रहे हैं और उन्हें उनकी वोट की इंपॉर्टेंस को लेकर जागरूक कर रहे हैं। आज बिहार का नौजवान रोजगार ढूंढने के लिए दूसरे स्टेट्स में जाकर काम करता है, जिससे बिहार के गांवों में नौजवानों की संख्या काफी कम है और उनका परिवार पीछे छूट गया है। इसी बिहार के टैलेंट को बिहार में वापस लाने की तरफ और बिहार की ग्रोथ स्टोरी से जोड़ने के प्रयास में प्रशांत किशोर लगे हुए हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि अगर प्रशांत किशोर के पास बिहार में पॉलिटिकल पावर आएगी तो वो जरूर ही बिहार के ऊपर से पिछड़े हुए राज्य के टैग को हटा देंगे। आपका प्रशांत किशोर के ऊपर क्या ओपिनियन है, हमें कॉमेंट्स में जरूर बताइएगा। और अगर आप ऐसी वीडियो पहली बार देख रहे हैं और ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस लाता रहूँगा। धन्यवाद।